Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are doing well. Today I will discuss exercise 6C intermediate level. In a school the number of boys who play soccer is 3 times as much the number of boys who play badminton. If the total number of boys is 60, find the number of boys who play badminton. Intermediate level का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं x. Then the number of boys who play soccer is 3 times as much the number of boys who play badminton. यानी कि जो सोकर बच्चे प्ले कर रहे हैं वो 3 टाइम है, 3 गुना है किसके, बैडमिंटन प्ले करने वाले बच्चों के. तो वो उसका 3 टाइम हो गया, वो कितना हो जाएगा 3x. अगेन देख लें, बैडमिंटन प्ले करने वाले बच्चे अगर हम लेट कर लेते हैं x, तो सोकर प्ले करने वाले बच्चे उससे 3 टाइम है तो 3x हो जाएगा. कंडीशन ये दी है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन. तो हम ये कंडीशन जो है ना चेक कर लेते हैं कि अगर हम इन टोटल जो है ना इसको लिखें, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 60 यानी कि x और 3x, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो किसके इक्वल आता है, 60 के इक्वल. सो x प्लस 3x का आंसर आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 60. x इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 4. इधर आके जो है ना डिवाइड हो गया. सो फिर 60 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 15. थस द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन इज़ 15. ओके हो गया. 60 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 15. सो ये वो वैल्यूज़ है जो स्टूडेंट्स बैडमिंटन प्ले करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज़ 2 into 1/4 ऑफ द नंबर. फाइंड द नंबर. अब ये कह रहा है कि सम करना है किसका, हाफ ऑफ अ नंबर. कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज x है, y है, z है, तो उसका हाफ यानी कि x/2 एंड 49. यानी कि एक नंबर लेट्स सपोज अगर मैं x लेट करता हूँ तो उसका हाफ यानी कि x/2 और दूसरा नंबर 49 है. दोनों को प्लस करो तो आंसर किसके इक्वल आता है 2 होल 1/4. लेट द नंबर इज x. हाफ ऑफ अ नंबर उसका क्या बनेगा x/2. तो देन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कंडीशन जो उन्होंने दी है कि अगर हम उनको सम कर लेते हैं x/2 प्लस 49 किसके इक्वल आता है 2 होल 1/4 ऑफ x. यानी कि उस x का इतनी परसेंटेज. सो 4 to the 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा 9/2 और 9/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है x, तो मल्टीप्लाई मैंने नहीं लगाया. x/2 प्लस 49 इज इक्वल टू 9/4 ऑफ x. सो 49 वैसे इधर ही रहने दें, 9x/4 ये 9x/4 ही है. ये x/2 स्टूडेंट्स इधर आगे क्या हो जाएगा -x/2. 4 और 2 का एलसीएम अगर हम ले लें तो वो 4 आएगा. या दूसरे अल्फाज में अगर हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें तो डिनोमिनेटर सेम कैसे हो सकता है, अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से. अब डेफिनेटली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, इसको भी 2x से मल्टीप्लाई करो. सो 2x डिवाइडेड बाई 4. अब दोनों की ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, सो ये लाइक फ्रैक्शन बन गई है. एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 9x माइनस 2x. क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 7x डिवाइडेड बाई 4. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 7/4 इधर आके क्या हो जाएगा 4/7. और 7 और 49 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 7 1 द 7 7 7 द 49. सो 7 4 द क्या आंसर आ जाएगा 28. सो ये वो वैल्यू है जो नंबर हम फाइंड कर रहे थे, x किसके इक्वल आ जाएगा 28. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 9. When a number is multiplied by 4 before subtracting from 68, the result obtained is 72. Find the number. एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है 4 से. लेट्स सपोज मैं नंबर एक लेट कर लेता हूँ x, तो उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 4x. बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, सब्ट्रैक्ट किससे करना है 68 से. तो 68 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक नंबर को 4x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है ना हमारे पास किससे, द रिज़ल्ट इज़ 72. लेट अ नंबर इज़ x. मैंने एक नंबर क्या लेट कर दिया x, तो उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या जाएगा 4x. अगेन देख लें, एक नंबर x है उसको मल्टीप्लाई किया किससे 4 से, तो क्या जाएगा 4x. नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किससे करना है 68 से. 68 से उस नंबर के 4 मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिज़ल्ट क्या आता है 72. ये तो बहुत ही आसान हो गया. 72 इधर आके माइनस 4x इधर आके प्लस 4x. इन दोनों को माइनस करो -4, 4 इधर आके डिवाइड, 4 4 से कैंसिल हुआ, आंसर किसके इक्वल आ गया -1. ओके. क्वेश्चन नंबर 10.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अ मैन इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। एक मैन है जिसकी एज अपने सन की बनिस्बत 6 टाइम ज़्यादा है। 20 ईयर्स लेटर, आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि उन दोनों की एज को हम 20 प्लस कर देंगे 20 साल के बाद। द मैन विल बी ट्वाइस, जो मैन की एज है वो ट्वाइस हो जाती है, यानी कि 2 टाइम हो जाती है एज ओल्ड एज ए सन। उसके बेटे की एज की नस्बत फादर की एज 2 टाइम हो जाती है, यानी कि 20 साल के बाद जो बेटे की एज होगी, फादर की एज उस एज के 2 टाइम होगी। फाइंड द एज ऑफ द मैन, मैन की एज फाइंड करें व्हेन हिज सन वाज बोर्न, जब उसका बेटा पैदा हुआ था। लेट द एज ऑफ सन किसके इक्वल है, एक्स। द एज ऑफ फादर 6 टाइम, अ मैन इज 6 टाइम, तो उसकी बेटे की एज के 6 गुना उसकी एज आ गई 6x। बेटे की एज x ईयर्स, फादर की एज 6x ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद दोनों की एज में 20 प्लस कर दें। इस x के अंदर भी हमने 20 प्लस कर दिया, फादर की एज के अंदर भी हमने 20 प्लस कर दिया। गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, तो 20 साल के बाद जो जो एजेस थी, ये फादर की एज है और ये बेटे की एज है, लेकिन फादर की एज जो है ना वो बेटे की एज के ट्वाइस है, 2 टाइम है। सो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एज ऑफ सन। ये बात हो रही है 20 ईयर्स लेटर की। सो एज ऑफ फादर आफ्टर 20 ईयर्स स्टूडेंट्स क्या है फादर की, 6x + 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एज ऑफ सन आफ्टर 20 ईयर्स, कितनी है x + 20। ओके, सो 2x + 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40। वेरिएबल एक तरफ कर लें, 6x - 2x, ये 20 उधर जाके -40 में से 20 माइनस करें तो क्या आंसर आ जाता है 20। ये वैल्यू आपके पास 4x, 4 को बेटे उधर जाके डिवाइड कर लेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5। ये हमने डिवाइड कर दिया 20 को 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। सो द एज ऑफ सन इज़ 5 ईयर्स, ये बेटे की एज है 5 ईयर्स। देन द एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी होगी, उसके 6 टाइम थी ना, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 ईयर्स। हम ये बताएं, ये बेटा जब 5 साल का है तो फादर की एज कितनी है 30 ईयर्स। तो जब बेटा, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि बेटा जब पैदा होगा तो तब जो है ना फादर की एज कितनी होगी। अभी बेटा कितना है 5 साल का, तो फादर की एज कितनी है 30 ईयर्स। तो जब बेटा पैदा होगा तब फादर की एज कितनी है, तो 5 साल माइनस कर लो, सिंपल सी बात है। सो दैट द फादर व्हेन हिज सन वाज बोर्न, तो आप उस 30 ईयर्स में से 5 ईयर्स माइनस कर दें, क्या आंसर आ जाएगा 25 ईयर्स। दरअसल उसने कंडीशन फादर की एज वो पूछी थी जब बेटा पैदा हुआ था, तो बेटे की तो एज 0 ईयर्स होगी ना, तो इसमें से 30 में से आप 5 साल मजीद पीछे आ जाएँ तो क्या हो जाएगा 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, a jelly costs PKR 2 more than a candy. The cost of 6 jellies and the 5 candies is PKR 130.80 rupees. Find the cost of jelly. अच्छा, ज़रा गौर से देखें, द प्राइस ऑफ अ कैंडी, अगर मैं लेट कर लेता हूँ x ईयर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप समटाइम ये परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ चल रही होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर भी एक जेली आ रही है वर्ड और एक कैंडी आ रहा है, तो हम लेट किसको करना होता है, लेट हमेशा उस वैल्यू को करना होता है जिस पर दूसरी वैल्यू डिपेंड कर रही हो। कभी भी आप सेकंड वाली वैल्यू को लेट नहीं करेंगे। सेकंड से मुराद ये होगा कि जिसकी वैल्यू हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है। आपने बेसिक वाली वैल्यू को लेट करना है। वो कह रहा है कि आज एक जेली की कॉस्ट 2 गुना ज़्यादा है कैंडी से, तो इसका मतलब जेली जो है ना वो कैंडी पर डिपेंड कर रही है। अगर कैंडी की प्राइस हमारे पास मिल जाती है तो जेली उसके 2 टाइम हो जाती है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि कैंडी जो है ना हमारे पास 10 रुपए की है, तो जेली उसके 2 टाइम है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 6 जेलीज एंड 5 कैंडीज इज़ 130। तो जब कैंडी की प्राइस आ जाएगी उसका 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाती है जेली। फिर इस तरह की 5 कैंडीज़ को हम ऐड कर लेंगे और 6 जेलीज़ को, जो टोटल है वो हमारे पास 130 है। लेट द प्राइस ऑफ कैंडी, मैंने कैंडी की प्राइस लेट कर दी कितनी एक्स रुपीज़। तो जेली की प्राइस कितनी है, उस एक्स के 2 गुना है, तो x + 2, यानी कि ठीक है उस वैल्यू में आप +2 जो है ना प्लस कर दें, मोर दें, ठीक है। 2 टाइम्स उसने नहीं कहा, उसने ये कहा कि उसमें जो है ना 2 जो है ना 2 मोर देना है, 2 प्लस हो जाएगा x + 2। प्राइस ऑफ 6 जेलीज, जेली की प्राइस कितनी है x + 2,
इस तरह की 6 जेलीज, तो अब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 2, और प्राइस ऑफ 5 कैंडीज़, 5 कैंडीज़ में x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x, तो टोटल जो इनका सम है वो किसके इक्वल है, 130.80। सो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x, 6 टू द 12 प्लस 5x इज इक्वल 130.80। 6x प्लस 5x इधर आ जाएगा, 12 इधर आके माइनस, 6 प्लस 5 11x इज इक्वल टू दिस। सो x इज इक्वल टू 11 इधर आके डिवाइड हो गया, x किसके इक्वल आ गया 10.80। थस द प्राइस ऑफ अ कैंडी इज़ 10.80 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आई आपके पास ये किसकी है, एक कैंडी की प्राइस है। सो द प्राइस ऑफ कैंडी किसके इक्वल हो जाएगी, द प्राइस ऑफ कैंडी हमारे पास 10.80 है, तो प्राइस ऑफ हमारे पास जेली जो है ना ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमने लेट किया था सॉरी यहाँ पर आएगा प्राइस ऑफ अ जेली, क्योंकि कैंडी की प्राइस वो हमने फाइंड की है। सो ये हमारे पास बनेगा प्राइस ऑफ जेली, जो कि उससे 2 मोर देन थी, तो उसका आंसर जो आया था उसमें हमने 2 प्लस कर देना था। अगेन देख लें, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स किसके इक्वल है 10.80, ये वैल्यू है द प्राइस ऑफ अ कैंडी इज़ 10.80, क्योंकि एक्स हमने क्या लेट किया था, एक्स हमने लेट किया था कैंडी को। अब जेली की प्राइस फाइंड करने के लिए जो एक्स का आंसर आया उस आंसर में 2 प्लस कर दें, ये देखें उसके आंसर में मैंने 2 प्लस कर दिया। सो 10.80 में 2 प्लस करो तो 12.80, थस द प्राइस ऑफ अ जेली इज़ 12.80 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, सलमान हैज़ 12 मोर देन 10 रुपी कॉइन, 10 रुपये के जो कॉइन हैं उसके पास 12 ज़्यादा हैं देन 20 रुपीज़ कॉइन, 20 रुपीज़ कॉइन की बनस्बत। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इज कॉइन इज़ 540 रुपीज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन ही है। उसके पास टोटल कितने कॉइन है, यानी कि 10 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 20 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं। अब यहाँ पर ना 20 रुपीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं 10 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ जो है ना 20 रुपीज़ से कितने ज़्यादा हैं, 12 ज़्यादा हैं। तो अगर 20 रुपये के कॉइन्स का हमें पता चल जाता है उसके पास 2 कॉइन है, 5 हैं, 10 हैं, तो हम उसमें 12 प्लस कर देंगे तो इतने कॉइन हमारे पास 10 रुपीज़ वाले बन जाएंगे। अब होगा क्या, मैं लेट कर लेता हूँ द नंबर ऑफ़ कॉइन ऑफ 20 रुपीज़ एक्स, देन द नंबर ऑफ़ कॉइन ऑफ 10 रुपीज़, उसमें एक्स प्लस 12 कर दें। सिंपल सी बात, अगर 20 रुपीज़ के कॉइन को मैं एक्सलेट करता हूँ और 10 रुपीज़ के कॉइन उसमें 12, उससे 12 ज़्यादा है तो 12 प्लस कर दो। वैल्यू ऑफ़ 20 रुपीज़ क्या बनेगी, 20 रुपीज़ का है कॉइन के अगर वैल्यू फाइंड करें, वो कॉइन एक है ना, एक्स कॉइन है, ये नंबर ऑफ़ कॉइन से मुराद एक्स कॉइन से मुराद एक कॉइन, 2 कॉइन, तो 2 कॉइन का मतलब 40 रुपीज़, 3 कॉइन का मतलब 60 रुपीज़, तो एक्स को यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, एक्स प्लस 12, यानी कि एक्स अगर 5 है तो 5 प्लस 12 17 आ जाएगा। 17 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, तो जितने कॉइन हैं उतने को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। सो अगर ये एक्स प्लस 12 थे हमारे पास 10 रुपीज़ कॉइन, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो पता चले ये कितने रुपए बनते हैं, 10x प्लस 120, ये 20 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू है, ये 10 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू है। दोनों को मैं प्लस करता हूँ जी, 20x और 10x प्लस 120 किसके इक्वल आता है 140, 120x प्लस 10x 30x, 120 इधर आके माइनस 540 से माइनस करें क्या आता है 420, 30 को इधर आके डिवाइड करें 420 से, आंसर आपके पास किसके इक्वल आता है 14। सो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था कॉइन 20 रुपीज़, तो ये जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 14, इसका मतलब 20 रुपये के जो कॉइन है वो कितने हैं 14, 20 रुपये वाले कितने कॉइन हैं 14। सो डेफिनेटली 10 रुपये के कॉइन कितने होंगे, यहाँ पर 14 प्लस 12 कर देंगे हम, 14 प्लस 12, ये देखें जी हमने इसको 14 प्लस 12 कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा 26। सो द 10 रुपये कॉइन आर 26, टोटल कॉइन जो है ना 14 प्लस 26 किसके इक्वल आ जाएगा 40, सो द टोटल कॉइन्स आर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, if 1 is added to the numerator and the denominator, the new fraction is 2 divided by 3।
अब ज़रा गौर से देखें, कह रहा है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस देन। अगर जो न्यूमिनेटर है वो 5 लेस देन है इट्स डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर पर वैल्यू डिपेंड कर रही है न्यूमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं एक्स, जो न्यूमिनेटर है उससे 5 लेस देन है तो उसकी वैल्यू से 5 कम कर दें। डिनोमिनेटर को एक्स लेट किया, न्यूमिनेटर जो है ना उससे 5 कम है तो 5 लेस देन कर दो। फिर क्या करना है जी, इस न्यूमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर में, इन दोनों में हमने 1 ऐड करना है। एक नई फ्रैक्शन बनती है 2/3, यानी कि डिनोमिनेटर में भी आप 1 प्लस कर दें, न्यूमिनेटर में भी 1 प्लस कर दें, जो न्यू रिज़ल्ट हमारे पास गेन होता है वो है 2/3। सो मैंने वही किया, गिवन कंडीशन देखें, ये मेरे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू है x-5, इसमें मैंने 1 प्लस किया, ये डिनोमिनेटर है x, इसमें 1 प्लस किया, न्यू रिज़ल्ट है 2/3, -5 + 1 क्या हो जाएगा -4। ये वैसे है, ये भी वैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर आके मल्टीप्लाई, x + 1 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई, 3x, 3 4 दा 12, 2x, 2 1 दा 2, 2x को इधर आके माइनस करें, -12 इधर आके प्लस, 3x - 2x, x = 14, यानी कि x किसके इक्वल आ गया 14। ये x हमने क्या लेट किया था, डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या होगा, इस 14 में से 5 माइनस कर दें। सो द न्यूमिनेटर इज़ x - 5, यानी कि 14 - 5 किसके इक्वल आ गया 9। ये बन गया न्यूमिनेटर 9 और डिनोमिनेटर क्या है 14, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/14। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारे इंटरमीडिएट लेवल के ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। स्टैंडर्ड 7 में जो है ना ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह 6C का लेक्चर भी मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपके बेसिक लेवल भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद।